ये एसिडिक है। और ये एसिडिक क्यों है? ये एसिडिक है ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ 3Cl। कार्बन के ऊपर 3 Cl आ गए हैं, तीनों के -I इफेक्ट काफी डोमिनेंट हो गया है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इससे ये हाइड्रोजन का काफी एसिडिक बन जाएगा। और हमने अल्कलाइन सॉल्यूशन लिया, अल्कलाइन मीडियम लिया है, तो अल्कलाइन मीडियम का जो OH नेगेटिव होता है ये बेस की तरह काम करता है, एक्ट एज बेस। OH बेस का काम करता है, तो बेस का मतलब होता है जो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर दे, तो ये OH इस H पर अटैक करके और इसको बाहर निकाल देता है। OH H पर अटैक करके बाहर निकाल देता है। इससे हमारे पास ये स्पीसीज बनती है, पहले H के निकलने से Cl और यहां पर ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में निकला है, तो इसी ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ रह जाते हैं, एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जो ये नेगेटिव स्पीसीज बनी है क्लोरोफॉर्म में, हाइड्रोजन के निकलने से CCl3 नेगेटिव बनी है, ये स्टेबलाइज हो सकती है, इंटरमीडिएट है बीच का। तो ये जो स्टेबलाइजेशन होगा इसका अगर हम देखेंगे तो स्टेबलाइजेशन थ्रू नेगेटिव चार्ज है, Cl के -I इफेक्ट है, तो एक तो जो क्लोरीन के -I इफेक्ट है उससे ये स्टेबलाइज होगा। तो स्टेबलाइजेशन इसका जो होगा पहला होगा -I इफेक्ट ऑफ क्लोरीन। 3 क्लोराइड बने हैं, उनका -I इस चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, खींच के खत्म करेगा। दूसरी बात जो यहां होगा वो कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइजेशन होगा, और ये कॉन्जुगेशन जो होगा वो होगा आपका p पाई d पाई कॉन्जुगेशन। p पाई d पाई कॉन्जुगेशन, p पाई d पाई कॉन्जुगेशन हो रहा है। इसमें जो p होगा ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन के लिए, वो p ऑर्बिटल फील्ड होगा, फुल फील्ड होगा ऑफ कार्बन। इस कार्बन के पास जो फुल फील्ड ऑर्बिटल है उसका p ऑर्बिटल, और क्लोरीन के जो है वो वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, वो कॉन्जुगेशन में जाते हैं, तो ये वैकेंट होंगे, वैकेंट d ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का वैकेंट d ऑर्बिटल। तो यहां पर Cl3 स्पीसीज का स्टेबलाइजेशन होता है पहले एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाने से। अब ये स्पीसीज स्टेबलाइजेशन के बाद इसमें एलिमिनेशन होता है, बिकॉज पहले H निकल गया इसी कार्बन से, और इसी कार्बन से अब देखेंगे हम Cl निकलेगा, तो Cl और H दोनों एक ही कार्बन से निकल गया, इसीलिए इसको हमने बोला था 1-1 एलिमिनेशन। तो नेक्स्ट स्टेप में इसका Cl बाहर निकलेगा इस टाइप से, स्लो प्रोसेस होगा, और उस स्लो प्रोसेस से Cl बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास Cl नेगेटिव बाहर हो गया। तो ये Cl कार्बन पर 2 Cl रह जाएंगे, और नेगेटिव Cl नेगेटिव निकल गया, जिससे नेगेटिव चार्ज बाहर चला जाएगा, एक न्यूट्रल स्पीसीज रहेगी, और इस न्यूट्रल स्पीसीज में कार्बन के ऊपर एक वैकेंट p ऑर्बिटल आ जाएगा। ये जो स्पीसीज होती है CCl2 स्पीसीज, ये एक न्यूट्रल स्पीसीज है, न्यूट्रल स्पीसीज है, जिस न्यूट्रल स्पीसीज में कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है कार्बन का, न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग इस न्यूट्रल स्पीसीज में कार्बन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल रहता है, इसलिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, और इवन इसके पास एक लोन पेयर भी होता है। लेकिन लोन पेयर होने के साथ साथ इसका सेक्सटेट है कंप्लीट, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने के कारण ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, एक पुअर इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है ये। तो यही रीजन है कि ये एक
पुअर इलेक्ट्रोफाइल है। तो CCl2 जिसका नाम हम बोलेंगे डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन है। डाइक्लोरोकार्बीन एक पुअर इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है क्योंकि इसके कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, एक लोन पेयर होता है, बट ये न्यूट्रल होता है। इसका जो स्टेबलाइजेशन है, यहां पर हम देखें इस स्पीसीज का स्टेबलाइजेशन, इस स्पीसीज का स्टेबलाइजेशन जो होगा स्टेबलाइज थ्रू ओनली कॉन्जुगेशन, और वो कॉन्जुगेशन भी जो है हमारे पास वो यहां पर पी पाई कॉन्जुगेशन होगा। यहां पर डाइक्लोरोकार्बीन जो स्टेबलाइज होता है वो पी पाई कॉन्जुगेशन से होता है। पी पाई कॉन्जुगेशन कैसे? बिकॉज यहां पर ये कार्बन जो है इसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल है, तो एक पी ऑर्बिटल जो होता है वो वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है। तो कार्बन का वेकेंट पी ऑर्बिटल और क्लोरीन का फुलफिल्ड पी ऑर्बिटल ओवरलैप करके इसको स्टेबलाइज करते हैं इस स्पीसीज को। इसलिए इसका जो हम स्टेबलाइजेशन देंगे वो स्टेबलाइजेशन हम पी पाई कॉन्जुगेशन से देंगे। इसके अंदर जो एक होगा हमारे पास वेकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, और दूसरा जो होगा वेकेंट पी ऑर्बिटल एक कार्बन होगा, और दूसरा फुलफिल्ड पी ऑर्बिटल होगा ऑफ क्लोरीन। वेकेंट पी ऑर्बिटल कार्बन का, फुलफिल्ड पी ऑर्बिटल क्लोरीन का, ये पी पाई कॉन्जुगेशन शो करेंगे, इससे इसको स्टेबलाइजेशन मिलेगा। तो मेन स्पीसीज जो है वो क्लोरोफॉर्म, जहां भी क्लोरोफॉर्म आ जाए, क्लोरोफॉर्म के साथ एल्किली मीडियम आ जाए, तो उसमें जो मेन स्पीसीज बनती है, मेन इंटरमीडिएट बनता है, वो डाइक्लोरोकार्बीन बनता है। डाइक्लोरोकार्बीन जो कि इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, डाइक्लोरोकार्बीन, और इसका स्टेबलाइजेशन जो मिलेगा वो पी पाई कॉन्जुगेशन से मिलेगा। इससे पहले वाली जो स्पीसीज थी CCl3, उस CCl3 में आपने देखा था कि यहां पर जो स्टेबलाइजेशन था वो दो फैक्टर से हो रहा था। क्लोरीन के -I इफेक्ट से भी हो रहा था क्योंकि वहां पर नेगेटिव चार्ज था, और साथ में पी पाई कॉन्जुगेशन से हो रहा था। वहां पर कार्बन का फुलफिल्ड पी ऑर्बिटल और क्लोरीन के वेकेंट डी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन करके उसको स्टेबलाइज कर रहे थे। बट CCl2 के अंदर डाइक्लोरोकार्बीन में जो स्टेबलाइजेशन होगा वो पी पाई कॉन्जुगेशन से होगा। दूसरा चीज यहां पर है कि यहां पर जो आप देख रहे हैं कार्बन का एक लोन पेयर पड़ा है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे पड़े हैं, एक ऑर्बिटल में पड़े हैं, जिससे उसका स्पिन जो हो जाता है वो 0 हो जाता है। स्पिन यहां पर 0 होगा, स्पिन हाफ प्लस हाफ और माइनस हाफ, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है, प्लस हाफ और माइनस हाफ, इससे स्पिन 0 हो जाएगा। स्पिन 0 होने से इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो देखी जाती है उसका फार्मूला होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं हम, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला हमारे पास होता है 2s+1, टोटल स्पिन +1। तो टोटल स्पिन हमारे पास 0 आया, 2 × 0 + 1, तो इसलिए इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 बनेगा। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 होगी, इसीलिए इसको बोला जाता है सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बीन बोलने का रीजन है कि इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 होती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए इसमें टोटल स्पिन पूछा जाएगा तो 0, बट स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 ना बोल के इसको हम सिंगलेट बोलते हैं। तो एक ही कार्बन में दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाने से इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी सिंगल हो गई है। दैट इज द रीजन दिस स्पीसीज इज नोन एज सिंगलेट। और सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बीन, इसमें कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल रहता है और ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इसलिए ये एक पुअर इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। इलेक्ट्रोफाइल है लेकिन पुअर है, बिकॉज लोन पेयर भी है इसके पास, पुअर इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। और ये जो मेन स्पीसीज आपकी है डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट, इसका स्टेबलाइजेशन हमने देखा पी पाई कॉन्जुगेशन से होता है। तो इस टाइप से जो हमारी राइमर-ट्राइमर रिएक्शन का इंटरमीडिएट पूछा जाएगा, पॉसिबल इंटरमीडिएट तो हमारे 2 हो गए, लेकिन मेन इंटरमीडिएट पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे डाइक्लोरोकार्बीन। ये डाइक्लोरोकार्बीन इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, ये जाकर के
अब फिनोक्साइड आयन पर अटैक करेगा। तो अब हम देखते हैं कि फिनोक्साइड आयन कैसे बन रहा है। इसके अंदर फिनोल दिया था हमने, एल्केलाइन मीडियम दिया था, तो उसमें फिनोक्साइड आयन कैसे बन रहा है और वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, उस पर इलेक्ट्रोफाइल किस जगह पे अटैक करता है। तो अभी हम देखते हैं दूसरी साइड। फिनोक्साइड आयन का फॉर्मेशन फिनोल से इसलिए होगा क्योंकि आपने एल्केलाइन मीडियम दिया है। एल्केलाइन मीडियम के अंदर फिनोल एसिड की तरह बिहेव करेगा, OH नेगेटिव बेस की तरह बिहेव करेगा और वो फिनोल के H को निकाल देगा, जिससे फिनोक्साइड आयन बनेगा। इस टाइप से देखेंगे हम। फिनोल रिएक्ट विद, स्पेशली एसिडिक फिनोल बोल सकते हो आप, एसिडिक फिनोल रिएक्ट विद बेस, एसिडिक फिनोल रिएक्ट विद बेस OH नेगेटिव, to give phenoxide ion. Which act as nucleophile, electron rich site for attack of dichlorocarbene. तो यहां पर हम फिनोल का रिएक्शन बेस से करेंगे तो ये हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगा। तो पहली रिएक्शन भी आपने जनरेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन देखा था, वो भी एक एसिड बेस रिएक्शन से स्टार्ट हुआ था। यहां भी ये एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, ये एसिडिक काम करेगा और ये बेस का काम करेगा OH। तो ये इस पर अटैक करके H को बाहर निकाल देगा। H को बाहर निकालने से हमारे पास फिनोक्साइड आयन बन जाएगा। फिनोक्साइड आयन एक रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये जो स्टेबलाइज होगा रेजोनेंस के थ्रू होगा। ये इलेक्ट्रॉन अंदर बेंजीन रिंग में मूव कर सकते हैं। तो ये जो स्टेबलाइज होगा आपका बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। तो इसका अगर रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा तो हम जो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड देख सकते हैं वो इस टाइप से होगा। बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, पार्शियली नेगेटिव चार्ज इधर, ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू ऑर्थो पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर या ऑर्थो पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। तो हम इसमें देखेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन रिच साइट जो फिनोक्साइड आयन के अंदर दिखाई दे रही है, ऑक्सीजन और ये कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको। अब इलेक्ट्रॉन रिच साइट तो ये हैं, लेकिन यहां पर कार्बन जो है, कार्बन एक प्रॉपर साइट होगा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करने के लिए। अब इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन पे भी जा सकता था, कार्बन पे भी जा सकता था, अब कार्बन पे क्यों जा रहा है? इसका रीजन हमारे पास ये है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपने पास पकड़ के रखेगा, इसके इलेक्ट्रॉन इजिली बाहर नहीं आ पाएंगे। ऐसी चीज को बोलते हैं, यानी कि दोनों साइड बेस है, बेसिक है दोनों साइड, ये भी, लेकिन ये जो बेस है ये इसको आप बोलोगे हार्ड बेस, हार्ड बेस। और इसके कंपैरिजन में कार्बन को जो बोलोगे वो बोलोगे आप सॉफ्ट बेस। हार्ड बेस का मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिकल्टी से देता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसके कंपैरिजन में कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन इजिली दे देगा, इसलिए जो ये साइट होगी ये आपकी फेवरेबल साइट होगी और अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो हमने देखा फिनोल को बेसिक मीडियम में रखने पर इसने एसिड का काम किया, एसिड करने से इसमें जो बना इंटरमीडिएट वो फिनोक्साइड आयन बना। फिनोक्साइड आयन एक इलेक्ट्रॉन रिच साइट शो करता है जो ऑक्सीजन पे भी होती है और कार्बन पे भी होती है। लेकिन
अब इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक साइट हैं, दोनों जगह इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, आ सकता है, लेकिन ऑक्सीजन की बजाय यहां पर जो फेवरेबल अटैक होगा वो आपका कार्बन के ऊपर होगा, यानी कि ऑर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर होगा डाइक्लोरोकार्बिन का अटैक। रीजन कि यहां पर ये हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के रीजन से इलेक्ट्रॉनों को इजीली अवेलेबल नहीं करवा पाएगा इलेक्ट्रोफाइल के लिए, बट कंपैरेटिवली यहां पर इलेक्ट्रॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होने से इजीली अटैक कर सकते हैं, इसलिए ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कार्बन पर अटैक होगा। और इवन हम देखते हैं कि इस अटैक में इसकी जब ये अटैक करेगा तो अंदर एरोमेटिसिटी जो होती है वो टूटती है, ब्रेक होता है, लॉस होता है एरोमेटिसिटी का, बट फिर भी ये फेवरेबल कंडीशन ऐसी होती है कि सॉफ्ट बेस पर इलेक्ट्रोफाइल, जो खुद आगे चल के हम देखेंगे ये भी खुद एक सॉफ्ट एसिड है, डाइक्लोरोकार्बिन एक सॉफ्ट एसिड है, तो सॉफ्ट इंटरेक्शन के कारण यहां पर अटैक होगा। किस टाइप से अटैक करेगा इसमें हम देखते हैं, अभी देखो आगे। हमारे पास फिनोक्साइड आयन आ गया जो एक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच साइट की तरह वर्क करेगा, और इधर हमारे पास डाइक्लोरोकार्बिन है जिसके पास कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आके जैसे ही यहां बॉन्ड बनाएंगे ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन यहां अवेलेबल होंगे, जिससे ये जा करके इलेक्ट्रॉन रिच साइट पर अटैक करेगा, ऑर्थो पोजीशन, पैरा या ऑर्थो दोनों पर अटैक कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच साइट होगी। और जब ये इस पर अटैक करेगा तो अटैक करने से यहां एक H भी है इसके पास, अटैक करने से ये स्पीसीज बनेगी जिसमें आप देख रहे हो कि इसका एरोमेटिसिटी जो है वो एरोमेटिसिटी ब्रेक हुआ है, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी हुआ है। कार्बन पर अटैक होने से एरोमेटिसिटी का लॉस हुआ है, फिर भी ये प्रेफर अटैक है। इसका रीजन होगा ड्यू टू पियर्सन थ्योरी होती है कि जो सॉफ्ट है वो एसिड वो सॉफ्ट बेस के साथ इंटरेक्शन करेगा, ड्यू टू सॉफ्ट इंटरेक्शन। ये जगह जो यहां थी हमारी, ये हमारा सॉफ्ट, इस कार्बन ने सॉफ्ट बेस का काम किया और इस कार्बन ने सॉफ्ट एसिड का काम किया, इसलिए ये हमारा इंटरेक्शन हुआ। और इंटरेक्शन होने के बाद अगर हम देखेंगे तो यहां पर अगले वाले स्टेप में हम देखेंगे कि यहां पर वाटर अटैक करेगा, जैसे वाटर से अब ये बेसिक नेचर हो गया है, ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा और फिर हम देखेंगे बेस की प्रेजेंस में फर्स्ट स्टेप में ये, सेकंड स्टेप में ये जाकर के इस H को निकाल लाएगा, तो जिससे ये वाला बॉन्ड वापस चला जाएगा और ये वापस यहां आ जाएंगे और हमारे पास जो स्पीसीज बनेगी वो बेंजल क्लोराइड का आयन बन जाएगा।